अगर आप हर चीज़ आसान चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे बंद कर सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए है जो लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और इस कंफर्ट जोन वाली दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। सच बताना, पिछली बार आपने ऐसा क्या किया था जिससे आपको सच में डर लगा हो या जिसमें आपकी सांसें फूल गई हों? क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस एक आरामदायक मौत की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय और अपना नाम और आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। देखते हैं किसके अंदर का टाइगर अभी जिंदा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक सुविधाओं के इस दौर में जहां हमारे पास सब कुछ है, एसी, मुलायम गद्दे और एक क्लिक पर खाना, फिर भी हम पहले से कहीं ज़्यादा तनावग्रस्त, बीमार और मानसिक रूप से थके हुए क्यों हैं? अ कम्फर्ट क्राइसिस के लेखक माइकल ईस्टर कहते हैं कि असली समस्या सुविधा नहीं बल्कि अत्यधिक सुविधा है। हमारा शरीर और मस्तिष्क उन चुनौतियों के लिए बने थे जो आज गायब हो चुकी हैं। हमने पसीने को एयर कंडीशनिंग से, भूख को स्नैक्स से और बोरियत को अंतहीन रील्स से बदल दिया है। लेकिन इस आराम ने हमें एक गोल्डन केज में कैद कर दिया है जहां हमारी क्षमताएं जंग खा रही हैं। ईस्टर हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अपनी सेहत, खुशी और मानसिक मजबूती वापस पाना चाहते हैं तो हमें जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें उस जंगली स्वभाव को फिर से जगाना होगा जो मुश्किलों में निखरता था। ये किताब सिर्फ फिटनेस के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे अपनी जिंदगी में थोड़ा कष्ट शामिल करके हम वास्तव में और अधिक जीवित महसूस कर सकते हैं। आज की दुनिया में हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे हम प्रगति कहते हैं। हमारे पास हर समस्या का आरामदायक समाधान है, लेकिन इस आराम ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग बना दिया है। माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस हमें वापस उस रास्ते पर ले जाती है जहां मुश्किलें ही हमारा असली विकास करती हैं। मिसोगी, आत्मा और मस्तिष्क का पुनर्जन्म। मिसोगी का शाब्दिक अर्थ है पानी से शुद्धिकरण, लेकिन ईस्टर इसे मानसिक शुद्धिकरण के रूप में देखते हैं। आधुनिक समाज में हम कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं छूते। हम हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। मिसोगी का विचार हमें उस असुरक्षित क्षेत्र में ले जाता है जहां डर और संभावना का मिलन होता है। प्राचीन जापान में शिंतो परंपरा के अनुयायी कड़ाके की ठंड में बर्फ से ढके झरनों के नीचे खड़े रहते थे। उनका मानना था कि जब शरीर जमने की कगार पर होता है तब अहंकार यानी कि ईगो मर जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। इसी तरह प्राचीन स्पार्टा में किशोरों को क्रिप्टिया नामक परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जहां उन्हें बिना किसी संसाधन के जंगली इलाकों में जीवित रहना पड़ता था। ये परंपराएं जानबूझकर बनाई गई थीं ताकि इंसान को यह याद रहे कि वह कितना शक्तिशाली है। जब आप मिसोगी जैसी किसी कठिन चुनौती का सामना करते हैं तो आपका शरीर हॉर्मेटिक स्ट्रेस से गुजरता है। ये वह तनाव है जो कोशिकाओं को मरम्मत मोड में डाल देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और फ्लो स्टेट। जब शारीरिक थकान चरम पर होती है तो मस्तिष्क प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधियों को कम कर देता है। इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। इससे वह आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक चुप हो जाता है जो कहता है तुम नहीं कर सकते। इस स्थिति में व्यक्ति फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है जहां समय का पता नहीं चलता और प्रदर्शन सर्वोच्च होता है। एमिग्डला का प्रभाव। हमारा अमिग्डला मस्तिष्क का डर केंद्र आधुनिक दुनिया में हर छोटी चीज जैसे ईमेल का जवाब न मिलना, व्हाट्सएप का रिप्लाई न मिलना को जीवन का खतरा मानने लगा है। मिसोकी के माध्यम से जब हम किसी वास्तविक शारीरिक चुनौती को पार करते हैं तो अमिग्डला रीसेट हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि असली चुनौती क्या है, जिससे दैनिक जीवन का तनाव नगण्य लगने लगता है। 2. भूख का मनोविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। हंगर वर्स बोर्डम। आज हम भूख शब्द का उपयोग गलत करते हैं। जो हम महसूस करते हैं वह अक्सर भूख नहीं बल्कि लालसा, क्रेविंग्स या बोरियत होती है। लाखों वर्षों तक मानव मस्तिष्क को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि वह भोजन को देखते ही उसे खा ले, क्योंकि पता नहीं था कि अगला भोजन कब मिलेगा। हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स अक्सर दिन में केवल एक बार या 2 दिन में एक बार खाते थे। उनका शरीर कैलोरी को स्टोर करने और उसे कुशलता से उपयोग करने में माहिर था। आज वह प्राचीन प्रोग्रामिंग हमारे आधुनिक वातावरण जहां हर कोने पर जंक फूड है हमारे खिलाफ काम कर रही है। वैज्ञानिक प्रमाण और नोबेल पुरस्कार विजेता के शोध में पाया गया कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर मेटाबॉलिक स्विचिंग की स्थिति में आता है। 2016 में योशिनोरी ओसुमी को इस पर नोबेल मिला। जब शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती तो वह अंदर की गंदगी,
बेकार प्रोटीन और खराब कोशिकाएं को खाना शुरू कर देता है। ये कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोगों के खिलाफ एक ढाल है। ग्रेलिन और ब्रेन फंक्शन। ग्रेलिन को अक्सर सिर्फ हंगर हार्मोन माना जाता है, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि यह हार्मोन हिपोकैम्पस, मस्तिष्क का स्मृति केंद्र में नए न्यूरॉन्स के विकास को उत्तेजित करता है, यानी हल्की भूख आपके दिमाग को तेज बनाती है। इसके विपरीत हर समय खाते रहने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो मस्तिष्क में धुंधलापन यानी कि ब्रेन फॉग पैदा करता है। 3 रकिंग, विकासवादी फिटनेस। जिम की मशीनें हमें सुंदर बना सकती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत नहीं बनाती। रकिंग एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे डीएनए में है। मानव विकास के दौरान हमारे पूर्वजों को अपना घर, तंबू, हथियार, खाल और शिकार किया हुआ जानवर खुद ढोना पड़ता था। मानव रीढ़ और पैरों की बनावट भारी वजन उठाकर लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे अनुकूल है। रोमन साम्राज्य की जीत का एक बड़ा कारण उनके सैनिकों की सहन शक्ति थी। वे 30 किलो वजन के साथ 30 किलोमीटर प्रतिदिन चलने की क्षमता रखते थे। पोस्टीरियर चेन और बोन डेंसिटी। रकिंग सीधे आपकी पीठ, कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों पर काम करता है। यह बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स को सक्रिय करता है, जो हड्डियों को ठोस बनाता है। मेटाबॉलिक रेट। शोध बताते हैं कि पीठ पर केवल 10% शारीरिक वजन रखने से आपकी कैलोरी बर्न करने की दर 30% से 50% तक बढ़ जाती है। मेंटल ग्रिट। रकिंग केवल शारीरिक नहीं है। जब आप 5वें किलोमीटर पर होते हैं और कंधों में दर्द होता है, तब आपका मानसिक लचीलापन, मेंटल टफनेस विकसित होता है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सिखाता है कि असुविधा के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। 4, बोरियत। रचनात्मकता का जन्मस्थल। आज हमने बोरियत को एक बीमारी समझ लिया है। जैसे ही बस स्टॉप पर 30 सेकंड का इंतजार करना पड़ता है, हम फोन निकाल लेते हैं। महान विचारों का जन्म एकांत, सॉलिट्यूड में हुआ है। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की कल्पना तब की थी जब वे पेटेंट ऑफिस में बैठकर खाली समय में दीवारों को देखते थे। इतिहास में मोनास्टिक परंपराएं जैसे भिक्षु घंटों मौन और शून्यता में बिताती थी। यह शून्यता ही वह उपजाऊ जमीन है जहां बड़े विचार अंकुरित होते हैं। जब हम सक्रिय रूप से किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे होते, जैसे फोन न देखना, तो हमारे मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। डीएमएन का कार्य। ये नेटवर्क अलग अलग यादों, विचारों और सूचनाओं को आपस में जोड़ता है। रचनात्मकता और कुछ नहीं, बल्कि 2 असंबंधित विचारों को जोड़ने की क्षमता है। जब हम फोन चलाकर लगातार डोपामाइन ले रहे होते हैं, तो हम डीएमएन को ब्लॉक कर देते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का प्रभाव। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के शोध के अनुसार डिजिटल उत्तेजना से दूर रहने पर कोर्टिसोल, जो कि तनाव हार्मोन है, का स्तर गिरता है और अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती है, जो गहरे चिंतन और शांति की स्थिति है। माइकल ईस्टर यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दें। वह कह रहे हैं कि आराम का उपयोग एक इनाम की तरह करें, न कि एक डिफॉल्ट स्थिति की तरह। अगर आप स्वस्थ, खुश और मानसिक रूप से अटूट रहना चाहते हैं, तो आपको उन रास्तों पर चलना होगा जो कठिन है। क्या आप जानते हैं कि आज से 50 साल बाद लोग आपकी आरामदायक जिंदगी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आराम कहानियां नहीं लिखता, संघर्ष लिखता है। अगर आज आपको अपना फ़ोन 24 घंटे के लिए बंद करना पड़े, तो क्या आप अपने खुद के विचारों के साथ कमरे में बैठ पाएंगे, या आप डर कर भाग जाएंगे? कमेंट में लिखें, वह एक कौन सी कठिन चीज़ है जिसे करने से आप सालों से डर रहे हैं। आज उसे स्वीकार करने का संकल्प लें। हमने आपके लिए 30 दिन की कंफर्ट क्राइसिस चैलेंज बनाया है, जो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर विजिबल होगा। ज़्यादातर लोग इस पोस्ट को केवल लाइक करके छोड़ देंगे और अपनी आरामदायक दुनिया में वापस चले जाएंगे। लेकिन क्या आप उन 1% लोगों में से हैं जो खुद को चुनौती देने का दम रखते हैं? अगर आप इस 30 दिन के सफ़र के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखें। देखते हैं कितने लोग वास्तव में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं।